तो गाइस पिछले 2-3 दिन से मेरा गला बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है, तो अगर वॉइस थोड़ी सी खराब लगे तो प्लीज माफ कर देना। तो गाइस अब तक हमने देखा कि सांजी और पुडिंग की वेडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जब सांजी पुडिंग का घूंघट उठाता है और पुडिंग की थर्ड आई को देखता है तो पुडिंग से डरने की जगह सांजी इसके इस बदसूरत चेहरे को भी एक्सेप्ट करता है। इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देता है जिसकी वजह से पुडिंग बुरी तरह से हैरान हो जाती है और सांजी को जान से नहीं मार पाती है। काताकुरी भी सांजी को मारने का ट्राई करता है पर इसमें नाकामयाब रहता है, जिसके बाद लूफी की एंट्री भी यहाँ पर हो जाती है और एक कमाल की एंट्री लेता है और सभी को हैरान कर देता है। और लूफी की इस धमाकेदार एंट्री की वजह से पूरा वेडिंग केक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर बिग मॉम बुरी तरह से हिल जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि स्ट्रॉ हैट अगर तुम में दम है तो मेरे सामने आओ। और लूफी बिग मॉम के सामने भी आ जाता है, जिसे देखकर बेजी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब बिग मॉम बहुत ही सारा गुस्से में आ जाती है और लूफी को देखकर कहती है, तुमने मेरी टी पार्टी को बर्बाद करके अच्छा नहीं किया मुगीवारा, तुम बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ, उसके बाद तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ अलग कर दूंगी। और लूफी एक स्माइल करता है और बोलता है कि चलो देखते हैं। और जैसे ही हवा में जंप करता है तब इसकी नजर उस पोर्ट्रेट पर जाती है जिसे कि तबाह करने का मिशन लूफी को दिया गया था। लूफी उसके पीछे पड़ जाता है और लूफी को जाते हुए देखकर बेजे, गोटी और विटो को ऑर्डर दे देता है और बोलता है कि उस लॉन्चर को रेडी रखो। लूफी तेजी से बिग मॉम की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है और इसके क्लोन्स भी। और बिग मॉम मैदान में ज़्यूस और प्रोमेथियस को उतार लेती है और लूफी अपने सेकंड सॉरी गाइस गला बहुत ज्यादा खराब हो रखा है यार। लूफी अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट करते हुए हवा में जंप लगाता है। कम ऑन स्ट्रॉ हैट, बस उस पोर्ट्रेट को तोड़ दो। और लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए उस पोर्ट्रेट पर एम करता है इसे तबाह करने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड एक उड़ती हुई चीज यहाँ पर आ जाती है जो कि लूफी को पकड़ लेती है और ये देखकर बिग मॉम भी हैरान हो जाती है। और काताकुरी बताता है कि ये वाला स्ट्रॉ हैट असली है और बाकी के जितने भी स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो सब के सब जानवर हैं जिन्हें की ब्रूली की एबिलिटी से ट्रांसफॉर्म किया गया है। और ऐसा लगता है कि सीडीजिंग वुड में ही इन लोगों ने ब्रूली को कैप्चर कर लिया था। अब लूफी बुरी तरह से ट्रैप हो जाता है। काताकुरी, क्या तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी फाइट के बीच में इन्वॉल्व हो जाओ। मामा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा। दरअसल में स्ट्रॉ हैट का निशाना आप नहीं बल्कि मदर कार्मेल की पोर्ट्रेट थी। और अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके काताकुरी ने देख लिया था कि लूफी उस पोर्ट्रेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और काताकुरी लूफी से कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर आखिर तुम्हें कैसे पता कि इस फोटो की अहमियत मामा के लिए इतनी ज्यादा है? क्योंकि हमारी फैमिली के बहुत करीबी लोगों को भी इस बात के बारे में नहीं पता है। तो आखिर बताओ, आखिर तुम्हें ये बात किससे पता चली? और ऐसा बोलकर काताकुरी लूफी को ऐसे हवा में झुलाना शुरू कर देता है अपनी एबिलिटीज का यूज करके। और लूफी कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि लूफी बहुत बुरी तरह से इसमें ट्रैप हो चुका था। बेजी का माथा भी सिकुड़ने लगता है और बोलने लगता है कि प्लीज कोई तो आकर उस फोटो को तोड़ दो वरना हमारा भांडा अभी के अभी फूट जाएगा। तभी जिम्बे मैदान में आ जाता है और आते साथ ही एक बड़े से कप को उठाता है जिसके अंदर से चाय को लेकर ओशन करंट शोल्डर थ्रो नाम के एक अटैक को परफॉर्म कर देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है दोस्तों। और जिम्बे के अटैक की वजह से लूफी काताकुरी के चंबुल से आजाद हो जाता है, जिसके बाद काताकुरी दोबारा से फ्यूचर को देखता है। तो अब तुम मेरी ताकत को एक्सप्लेन करने वाले हो? हाँ। और जिम्बे लूफी को बताता है कि काताकुरी ने एक स्पेशल पेरिमीशिया टाइप के डेविल फ्रूट को खा रखा है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह लूफी, जिसे कि मोची मोची फ्रूट कहा जाता है और सिर्फ पानी का यूज करके ही तुम इससे बाहर निकल सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम इसकी चपेट में ना ही आओ। तो और बिग मॉम जिम्बे को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिम्बे? मोमो, मैं बस यहाँ पर क्लियर करने आया हूँ कि लूफी को उस पोर्ट्रेट के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से बिग मॉम पायरेट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इस पोर्ट्रेट से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में सुना है। और जिम्बे और लूफी को देखकर जज कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? अब ये मत कहना कि लोग सांजी को यहाँ से लेके जाने वाले हैं। क्या इनका दिमाग खराब है क्या? इन्हें सच में लगता है कि लोग यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं? जिम्बे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? जब लास्ट टाइम हमारी बातचीत हुई थी तो मुझे लगा था कि तुम मेरे क्रू को शायद से नहीं छोड़ोगे, लेकिन जरा देखो तो आज तुम स्ट्रॉ हैट का साथ दे रहे हो और यहाँ पर बगावत करने पर उतर आए हो। मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मामा, क्योंकि मैं वैसे भी आज और अभी से बिग मॉम पायरेट्स के क्रू को छोड़ रहा हूँ ताकि मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन कर सकूँ। और ये सुनकर लूफी, नामी, सांजी और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मॉर्गन ये सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है और बोलता है कि क्या बात है यार, इसे कहते हैं ताजा खबर, कल का न्यूज़पेपर पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला है। और बिग मॉम जिम्बे से कहती है कि तो ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो जिम्बे तो छोड़ सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर तुम मेरे पायरेट क्रू को छोड़ रहे हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप सन पायरेट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी और बदले में आप जितनी मर्जी चाहो मेरे लाइफ स्पैन को ले सकती हो। ये सुनकर लूफी भड़क जाता है जिम्बे पर। जिम्बे, ये क्या बेवकूफी है? अगर तुम यहाँ पर अपनी जान को ही खो दोगे तो मेरे क्रू को कैसे ज्वाइन करेगा बेवकूफ? ये सुनकर बिग मॉम हंसने लगती है। जिम्बे, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो कि तुम्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं? पर मुझे अफसोस होगा कि मैंने तुम्हारे जैसे एक पावरफुल वॉरियर को खो दिया, लेकिन ये चॉइस तुम्हारी थी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और ऐसा बोलकर बिग मॉम अपने सोल फोकस का यूज करने लगती है और जिम्बे से कहती है स्टे और लाइफ। और ये सुनकर मॉन्ट और आसपास के जितने भी लोग थे जिम्बे की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि ये बेचारा अब मारे जाने वाला है, इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, आज तक कोई भी मामा के सामने सरवाइव नहीं कर पाया है। और मॉर्गन जिम्बे को देखकर कहने लगता है कि मुझे
यकीन नहीं होता कि मैं अपनी आंखों के सामने फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे को मरते हुए देखने वाला हूँ। जिम्बे, तुम्हारे मारे जाने का अफसोस तो जरूर होगा। और बिग मॉम ऐसा बोलकर जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है तो शॉक्ड रह जाती है कि ये जिम्बे के लाइफ स्पैन को बाहर नहीं निकाल पा रही है। ये दोबारा से सोल फोकस का यूज करती है, स्टे और लाइफ। पर बिग मॉम इसके लाइफ स्पैन को बाहर निकाल ही नहीं पाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इन सभी को यकीन नहीं होता कि जिम्बे को बिग मॉम का आधे % जितना भी खौफ नहीं है। इसी वजह से बिग मॉम चाहकर भी इसके लाइफ स्पैन को इसके शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। बिग मॉम भी हैरान हो जाती है कि भाई से जिम्बे की इससे फट क्यों नहीं रही है। आपको क्या लगता है मैं आपसे डरूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस इंसान को फॉलो करने के लिए मैंने चूज किया है वो फ्यूचर पायरेट किंग बनने वाला है और मैं उसी के क्रू को ज्वाइन करूंगा। और वो इंसान तुम बिल्कुल नहीं हो। तो अगर मैं एक पायरेट किंग की क्रू को ज्वाइन करने वाला हूँ तो मैं भला एक एम्परर से कैसे डर सकता हूँ। और क्योंकि आप मेरी लाइफ स्पैन को बाहर नहीं निकाल सकती हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर किए गए उस कप ऑफ साके को रिटर्न कर रहा हूँ और आज से ऑफिशियली बिग मॉम पायरेट्स को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। और जिम्बे की इस अनाउंसमेंट को सुनकर सभी स्ट्रॉ हेड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बिग मॉम हंसते हुए जिम्बे से कहती है कि कांग्रेचुलेशंस जिम्बे, तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि आज तुमने ये सब करके एक बहुत ही बड़ा दुश्मन बना लिया है। और ऐसा बोलकर प्रोमेथियस से सीधा जिम्बे पर हमला करवा देती है। जिम्बे! और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और जब सभी का ध्यान जिम्बे और बिग मॉम पर होता है तभी ब्रूक चुपचाप से जाकर अपने हथौड़े को बाहर निकालता है और मदर कार्मेल के पोर्ट्रेट पर दे मारता है, जिसकी वजह से इस पोर्ट्रेट के 3 टुकड़े हो जाते हैं। शाबाश भाई ब्रूक, क्या बात है। और बिग मॉम लूफी और जिम्बे पर हमला करने लगती है। और ब्रूक जिसने इस पोर्ट्रेट को तोड़ दिया था, बाकी के लोग इसे देखकर कहने लगते हैं कि हमें तो लगा था कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉ हैट लूफी के क्लोन है, तो आखिर तुम कौन हो। और जब लूफी और जिम्बे की नजर इस पोर्ट्रेट पर जाती है तो ये लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बिग मॉम जैसे ही अपने मदर कार्मेल की फोटो को ऐसे नीचे जमीन पर टूटे हुए देखती है तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर बैजे भी अपने हथियार को रेडी करते हुए कहता है बस थोड़ी देर और, एक बार ये कमजोर पड़ जाए उसके बाद हम इस पर हमला कर देंगे। और विटो और गैटो के हाथ में भी एक्स लॉन्चर होता है और ये दोनों बस इशारा करने का इंतजार कर रहे होते हैं बैजी के अंदर। बिग मॉम को चक्कर आने लगते हैं लेकिन फिर भी बेहोश नहीं हुई थी, अभी भी होश में थी, जिसे देखकर बैजी का माथा सिकुड़ने लगता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कब कमजोर पड़ेगा। कि तभी बिग मॉम का ध्यान भटक जाता है क्योंकि इसकी नजरों के सामने इसे ब्रूक नजर आ जाता है। सोल किंग, पर तुम तो मर गए थे ना, पर तुम तो मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत हो। हाँ बढ़िया, मैं मर गया था पर ये कहानी बहुत लंबी है। बिग मॉम का सर दोबारा से घूमना शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी अपनी सेंसेस में थी और बेहोश नहीं हो रही थी। और ये देखकर ब्रूक समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और जज चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम लोगों से ये संभाले क्यों नहीं जा रहे, हमें हमारे रेड सूट्स अभी के अभी दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दुश्मनों को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये सुनकर पैरो कहता है कि शांत हो जाओ भैया, आप लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं तो मेहमानों की तरह रहिए। और वैसे भी आप लोगों के लिए तो अभी बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। और सांची पुडिंग को अपनी गोद में उठाकर एक सेफ जगह पर लेकर जाता है और तभी पुडिंग अपने पिस्टल को बाहर निकालकर सांची पर चला देती है, लेकिन सांची इसके इस हमले से बच जाता है। पुडिंग, ये सब करना बंद करो। पुडिंग लगातार सांची पर बंदूक चलाती है लेकिन सांची बहुत इजीली सभी बुलेट्स को डॉज करता जाता है और इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जरा देखो, ये है मेरा असली चेहरा। अब तो तुम्हें जरूर मुझसे नफरत होने लगेगी ना, है ना? मैंने तुम्हारे जैसे लोग बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे ही बेवकूफ बनाया है। हाँ सुनिए, और तुमने खुद को भी बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया है। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और पुडिंग को और भी सारा गुस्सा आ जाता है और अपने पास्ट के सीन्स को याद करते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसा एक इडियट कभी भी मुझे नहीं समझ सकता है। लेकिन तभी दाइफोगो यहाँ पर आ जाता है और पुडिंग को साइड हटने के लिए कहता है और सांची पर हमला कर देता है, लेकिन सांची पुडिंग को उठाता है और उस अटैक से बहुत इजीली डॉज कर जाता है। और हम दाइफोगो के डेविल फ्रूट के बारे में जानते हैं। इस बंदे ने पुफ पुफ नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है और ये बंदा अपने पेट को रब करके इसके अंदर से जीनी को बाहर निकाल सकता है। और पुडिंग दाइफोगो के पास जाकर कहती है कि प्लीज ब्रदर, ये काम मत करो, ये काम मुझे दिया गया था, मामा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी अगर इस काम को कोई और करेगा। तुम्हें मौका दिया गया था पुडिंग, लेकिन तुम उसमें नाकामयाब हो गई। तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाया, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और ऐसा बोलकर दाइफोगो पुडिंग को एक थप्पड़ लगाता है और इसे दूर फेंक देता है। और दाइफोगो अपने जिनी को यूज करके जिनी रेज नाम की एक अटैक को सांची पर करवा देता है, लेकिन सांची भी बहुत इजीली से काउंटर कर लेता है। और यहाँ मिरर वर्ल्ड के अंदर सीजर, प्लीज मेरी ताकतों का और गलत इस्तेमाल मत करो। और सीजर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपना रोल प्ले कर रहा था, यानी कि अपने रोल को प्ले कर रहा था और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लोग जैसे ही अपने मिशन को अंजाम दे देंगे तो उसके बाद मुझे अपना हार्ट वापस मिल जाएगा, उसके बाद मैंने दिखा दूंगा कि असली लूजर कौन है। और यहाँ पर ये जिनी दोबारा से सांची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सांची अपने डियाब्ली जैम्बो का यूज करके इस पर हमला कर देता है। पर तभी ये जिनी यहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही पल ये जिनी दोबारा से अपने जिनी रेज स्प्लिट अटैक का यूज करता है और इस बार अटैक सीधा जाकर सांची को लग जाता है। और यहाँ पर जिम्बे और लूफी सेकंड गियर का यूज करते हुए इसके सामने जितने भी बिग मॉम के बच्चे आ रहे थे उन सभी को मसलना शुरू कर देता है। और जिम्बे भी फिशमैन कराटे का यूज करता है, साथ ही में इसके अलग अलग फॉर्म्स को भी। पर बिग मॉम के जो बच्चे होते हैं ये सभी भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी ये सभी ढीठ कहीं के दोबारा से उठकर चले आते हैं। इवन की इनकी फैमिली
के जो 10-11 साल के बच्चे होते हैं वो भी किसी टॉप लेवल के वॉरियर से कम नहीं। और पीछे से लूफी को बैजी पकड़कर नीचे जमीन पर लिटा देता है। साले बैजी क्या कर रहा है, पागल हो गया है? चुप हो जा, मैं यहाँ के सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ, तो मुझे नाटक करना होगा। मैंने इनके कैप्टन को पकड़ लिया है। और पेड्रो का सामना अवन के साथ हो जाता है और ये बंदा पेड्रो को देखते साथ ही इसे पहचान लेता है। 1 मिनट, तुम तो वही हो ना जो कि 5 साल पहले यहाँ पर आए थे? अपना एक साथी, अपनी एक आंख और अपनी आधी लाइफ स्पैन को गंवाने के बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं भरा गया जो मुंह उठाकर फिर से चले आए? और यहाँ पर बिग मॉम को चक्कर आ रहे थे पर ये बंदी अनकॉन्शियस नहीं हो रही थी और नामी और ये सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बुढ़िया लुढ़क क्यों नहीं रही है भाई। दोस्तों 30 सेकंड से ज्यादा बीत चुके हैं पर ये बिग मॉम कमजोर होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जिम्बे भी पैनिक कर जाता है और बोलता है कि मैं ज्यादा देर तक इन सभी को संभाल नहीं पाऊंगा। बिग मॉम आखिर कमजोर क्यों नहीं हो रही है? और ब्रू की खोपड़ी उड़ा दी जाती है और लुढ़कते हुए सीधा लूफी के पास जा गिरती है और इसे देखकर लूफी घबरा जाता है और हंसना शुरू कर देता है। ओ भाई ब्रूक, मुझे नहीं पता था तेरी खोपड़ी भी अलग हो सकती है। अबे लूफी के बच्चे, अभी हंसने का समय नहीं है, मेरी बात को गौर से सुनो। कि तभी जज के चिल्लाने की आवाज इन सभी को सुनाई दे जाती है और पेरो ने पूरी की पूरी विंस्मोक फैमिली को कैंडी से कवर कर दिया है और सभी को हॉस्टेज बना लिया है। और जज कहने लगता है कि बिग मॉम, आखिर तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? हमारे बीच एक डील हुई थी। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी जो कि इतने ज्यादा नीच होते हैं अपने असूलों को फॉलो करते हैं। और ये सुनकर इसके अपने ही बेटे इस पर हंसना शुरू कर देते हैं। लगता है इन सभी ने हमारे लिए एक बहुत खतरनाक प्लान बना रखा था। जरा देखा तो हम कितनी बुरी तरह से उसमें फंस गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसीलिए तो इन लोगों ने हमारे रेड सूट्स भी उतार लिए थे। सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। और ये सभी लोग बेशर्मों की तरह हंसना शुरू कर देते हैं। आखिर तुम तीनों को हो क्या गया है? तुम लोग ऐसी सिचुएशन में भी हंस कैसे सकते हो? कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन पिताजी इन सभी को आपने ही ऐसा बनाया है। आपकी ही वजह से ये लोग ऐसे बन चुके हैं कि मौत को सामने देखकर भी इन्हें हंसी मजाक सोच रहा है। कहने को तो ये सभी लोग मेरे भाई हैं, पर मैं इन्हें इंसान भी नहीं समझती। और चिड़िया मॉर्गन जज की फोटोज निकालना शुरू कर देता है और बोलता है कि कल का न्यूज़पेपर पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला है और अंडरवर्ल्ड के जितने भी VIPs थे ये सभी भी यहाँ पर जज और जर्मा किंगडम का मजाक उड़ाने लगते हैं। और जज रोते हुए कहता है कि प्लीज कोई मुझे कहो कि ये सब कुछ बस एक बुरा सपना है। सही हुआ भाई, इसके साथ ऐसे होना चाहिए। इसके साथ जनता मत करा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और तभी लूफी चिल्लाते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द इनकी मदद करनी होगी। लूफी, मेरी बात को गौर से सुनो। इस वक्त बिग मॉम पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है और एक टाइप के लूप में फंस चुकी है। अभी बिग मॉम फोकस नहीं कर पा रही कि आखिर उसे किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टी पार्टी बर्बाद हो चुकी है, वेडिंग केक भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो फोटो भी। बिग मॉम अभी बहुत ही बड़े शौक से गुजर रही है और अगर हम चाहते हैं कि वो कमजोर पड़ जाए तो हमें दोबारा से उस टूटे हुए पोर्ट्रेट के पीसेस को उसे दिखाना होगा। ठीक है ब्रूक, मैं समझ गया। मेरी बात को गौर से सुनो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस काम के लिए काफी देर हो चुकी है? और तभी लूफी काताकुरी की प्रेजेंस को फील कर लेता है और काताकुरी जैसे ही इनके सामने आ जाता है तो इसका चेहरा देखकर बेजे स्माइल करते हुए कहता है, मैंने अपना इरादा बदल दिया। स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम आगे बढ़ो क्योंकि काताकुरी का चेहरा ही बता रहा है कि इसने फ्यूचर देख लिया है और फ्यूचर में हमने पक्का एक बहुत बड़ा बवाल मचाया है। और बेजी जिम्बे और पेड्रो को भी आवाज लगाता है और बोलता है कि हमें स्ट्रॉ हैट लूफी को बैकअप देना होगा। और लूफी भी यहाँ से निकल जाता है। सारे एलाइज अपने इनविजिबल सिम्फोनिया को रेडी कर लो। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर चॉपर बोलता है कि उसका मतलब ये है कि हमें अपने ईयर प्लग्स को रेडी रखना होगा। वैसे आखिर तुम करने क्या वाले हो? हाँ, और सांजी सभी से बोलता है, गाइस आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग श्योर हो कि ये काम करेगा भी? क्योंकि हमारे पास ये आखिरी मौका है। और काताकुरी बेजी के ठीक सामने आ जाता है। आखिर तुम स्ट्रॉ हैट को मार क्यों नहीं रहे हो? क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि मैं से मारना नहीं चाहता? हाँ? और लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करके मदर कार्मेल की टूटी हुई फोटो को उठा लेता है। बस मुझे इस चीज को बिग मॉम को दिखाना होगा, उसके बाद दोबारा से सब कुछ वापस से ट्रैक पर आ जाएगा। और सांजी अपने अटैक को परफॉर्म करके उस जिनी को ढेर कर देता है और सांजी तेजी से अपनी फैमिली की तरफ आगे बढ़ जाता है। काताकुरी, भले ही तुम फ्यूचर में झांक सकते हो लेकिन हमारे पास इतना दम है कि हम फ्यूचर को ही बदल सकते हैं। और सांजी को रोकने के लिए इसके रास्ते में बहुत सारे लोग आ रहे थे जिसका सांजी एक एक करके सफाया करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम होने का नाम ही नहीं लेती है। और तभी पीछे से दाइफोगो भी यहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर सांजी समझ जाता है कि यहाँ पर बिना इन लोगों को हराए हुए ये आगे नहीं बढ़ सकता है। और सांजी भी खुद को रेडी कर लेता है। अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो? हाँ ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हम सीजर को देखते हैं जो कि मिरर वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और ब्रूली इसे रोते हुए कहने लगती है कि प्लीज मुझे इनके सामने मत लेकर जाओ भाई। अगर इन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो ये सभी लोग समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रही थी और उसके बाद ये सभी लोग मुझे जान से मार डालेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उन सभी को अब तक पता चल चुका होगा कि तुम भी हमारे साथ ही मिली हुई हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो धमाल इन लोगों ने मचाया है ये सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और सीजर उस जायंट से मिरर को बहुत सेफली यहाँ से लेकर जाने लगता है क्योंकि इसी के जरिए से स्ट्रॉ हैट और बाकी सभी लोग यहाँ से एस्केप करने वाले थे। एक बार, बस एक बार मुझे मेरा दिल वापस मिल जाए, उसके बाद मैं इन सभी से चुन चुन कर बदला लूंगा। और सीजर टी पार्टी के अंदर झांकने की कोशिश करता है ताकि यहाँ का जायजा ले सके और नोटिस करता है कि ये जो वेडिंग केक है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मदर कार्मेल की फोटो को भी तोड़ दिया गया है, लेकिन बिग मॉम अभी भी यहाँ पर सही सलामत खड़ी थी और बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ी थी। और लूफी तेजी से
फोटो के टुकड़ों को उठाकर बिग मॉम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और तभी काताकुरी सभी को ऑर्डर्स देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्रॉ हैट लूफी मामा के पास नहीं पहुंचना चाहिए वरना बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। बेजे, आखिर तुम हमें धोखा क्यों दे रहे हो? हाँ? जिस पर बेजे कोई भी जवाब नहीं देता है और एक मशीन गन को बाहर निकाल लेता है और सारी गोलियां काताकुरी पर उतार देता है। और सभी लोग बेजे को बिग मॉम के अगेंस्ट जाता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। और काताकुरी जिसने की पैरामीशिया डेविल फ्रूट खाया है बिल्कुल लूफी की ही तरह, तो ये गोलियां इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। और यहाँ पर लूफी को रोकने के लिए बिग मॉम के बच्चे इसके सामने खड़े थे, लेकिन लूफी अपने पैर को फुलाकर सीधा इन पर अटैक कर देता है और इनके बीच में से गुजरते हुए बिग मॉम की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद अपने हाथों को स्ट्रेच करके सीधा बिग मॉम की नजरों के सामने उस फोटो को ले जाने लगता है। पर तभी ओवन यहाँ पर आ जाता है और लूफी के हाथों को पकड़ लेता है और लूफी के हाथों को जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लूफी के हाथों से वो फोटो नीचे गिर जाती है। और उस फोटो को उठाते हुए लूफी से कहता है, स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम्हारा खेल अब यहीं पर खत्म होता है। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है हमारे ब्रूक भैया की। हड्डी पहलवान, मेरे ख्याल से तुम्हें पोर्ट्रेट वापस कर देना चाहिए। और ऐसा बोलकर ब्रूक अवन के पास से गुजरने लगता है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और ब्रूक अपने सोल सॉलिड नाम के अटैक को परफॉर्म करके इस अवन के बच्चे को जमा देता है और ओवन पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। लूफी ये देखो, मैंने उससे वो फोटोस ले ली। और ब्रूक लूफी को वो फोटोज थमा देता है। तुम आगे बढ़ो लूफी, इसका सामना मैं करता हूँ। आज ये ओवन का बच्चा नहीं बचेगा। ठीक है ब्रूक, मुझे तुम पर भरोसा है। आज मैं तुम्हारे इस हड्डियों के ढांचे को कुचल के रख दूंगा, जिससे तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। और यहाँ पर काताकुरी पैरो से कहता है कि जल्द से जल्द विंस्मोक फैमिली का काम तमाम करो, क्योंकि अभी काताकुरी ने दोबारा से फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज किया था। और काताकुरी को सुनते साथ ही पैरो कहने लगता है कि हाँ मैं समझ गया। और जज और बाकी सभी से कहने लगता है, माफ करना, मेरा भी बहुत ज्यादा मन था तुम सभी के साथ खेलने का, लेकिन मेरे भाई ने कहा है कि जल्द से जल्द तुम सभी का काम तमाम कर दिया जाए। अगर इस वक्त मेरे पास मेरा रेड सूट होता तो इस वक्त वो मैं होता जो कि तुम पर हंस रहा होता। और सांजी भी इन सभी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो जिनी दोबारा से आ जाता है। पर सांजी इस जिनी पर हमला करके इसे पीछे पुश कर देता है और दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। और सांजी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर, सांची मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे इस दयालु नेचर को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। हमें से किसी ने भी तुम्हारे साथ कभी भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स पर भी तुम यहाँ पर हमें मरता हुआ छोड़कर नहीं जा रहे हो। मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक विंस्मोक होने पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती आई है, पर जब मैं तुम्हें देखती हूँ और तुम्हारी काइंडनेस को देखती हूँ तो मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है सांची। और रीजू को सांजी के अंदर अपनी मदर दिखाई देती है और इसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सांजी उस जिनी से फाइट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन एट द एंड वो जिनी सांजी को पूरी तरह से जमीन के ऊपर धर लेता है। और इन सभी के ऊपर गोली बस चलने ही वाली थी कि ये देखकर नामी, चॉपर और कैरेट घबरा जाते हैं। नामी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना पूरी की पूरी विंस्मोक फैमिली हमारी आंखों के सामने मारी जाएगी। और काताकुरी जो कि बैजी और इन सभी के पीछे पड़ा हुआ था, काताकुरी अचानक से अपनी डायरेक्शन को मोड़कर लूफी के पीछे पड़ जाता है, जो कि अभी बिग मॉम के पास जा रहा था और लूफी पर हमला कर देता है। लेकिन बीच में पेड्रो आकर इसके अटैक को रोक लेता है और लूफी से कहता है कि लूफी तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना है, जाओ आगे बढ़ो। लूफी आगे बढ़ने लगता है और जिम्बे अपने फिशमैन कराटे को सीधा काताकुरी पर चला देता है, लेकिन काताकुरी पर इसका कोई भी असर नहीं होता है और जिम्बे को डॉज करते हुए सीधा लूफी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और लूफी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और दोबारा से इस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार इसके बीच में आ जाता है गैंग बेजे। हमारे रहते तुम शायद लूफी को छू भी नहीं पाओगे। पर काताकुरी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके बेजी के हाथ से उस मशीन गन को ही छीन लेता है और लूफी जो कि बिग मॉम के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है और बस अपने हाथ को स्ट्रेच करके बिग मॉम को वो फोटो दिखाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर काताकुरी आकर लूफी को दबोच लेता है और लूफी नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है। काताकुरी मोची का यूज करके लूफी को दबा लेता है और सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। काताकुरी दोबारा से फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और जो देखता है उसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। पर अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लूफी ने यहाँ पर अपने हाथों को स्ट्रेच करके सीधा बिग मॉम की तरफ आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर काताकुरी हैरानी के साथ कहने लगता है, नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। और बिग मॉम जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफ्यूज हो रखी थी, जैसे ही इसके सामने मदर कार्मेल की वो टूटी हुई फोटो आ जाती है तो ये औरत यहीं पर रुक जाती है और अपने हाथों से जैसे ही मदर कार्मेल की फोटो को पकड़ लेती है तो रोना शुरू कर देती है और इसके बच्चे इसे संभालने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मामा प्लीज आप उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जैसे ही बिग मॉम के आंसू नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, यहाँ पर बिग मॉम जो दहाड़ लगाती है आसपास की हर एक चीज उड़ना शुरू कर देती है और बिग मॉम की जो कॉन्करर सहाकी होती है वो भी इसी चीख के साथ बाहर निकलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले होते हैं इसे झेल नहीं पाते और इमीडिएटली नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे उनके कानों में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और सभी स्ट्रॉ हैट्स भी एक एक करके ईयर प्लग्स को पहन लेते हैं और दाइफोगु भी अपने कानों को पकड़कर खड़ा होता है और सांजी को एक मौका मिल जाता है। सांजी तेजी से मून वॉक करते हुए अपनी फैमिली की तरफ आगे बढ़ने लगता है और चॉपर रीजू के कानों में ईयर प्लग्स को लगा देता है और कैरेट भी सांजी के भाइयों को हेडफोन्स दे देती है और तभी अपना सांजी
सांजी बहुत ही ज्यादा कूल वे में डियाब्ली जैम्बो को यूज करते हुए घुमाकर एक लात सीधा उस टेबल पर जड़ देता है, जिसकी वजह से वो कैंडी की दीवार टूट जाती है और सांजी की पूरी फैमिली आजाद हो जाती है। और सांजी इन सभी के सामने बहुत कूल वे में उस टेबल पर खड़ा था, जिसके आसपास ये लोग बैठे हुए थे और जज हैरानी के साथ सांजी की तरफ ही देख रहा था, पर इसके पास शब्द नहीं थे। इसके पिता पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाते हैं और चॉपर इन सभी को इनके रेड सूट्स दे देता है। ये सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और सांजी के पिता सांजी को देख रहे होते हैं और सांजी भी जज को घूर रहा होता है, जैसे मानो आज सांजी ने इस बात का जवाब दे दिया हो कि क्यों सांजी इन सभी से इतना ज्यादा अलग है। और बेजी गेटो और विटो के साथ KX लॉन्चर को लेकर रेडी होता है और इन दोनों को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और बिग मॉम अपने घुटनों के बल आ जाती है और इसके घुटनों से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर बेजे समझ जाता है कि अब बिग मॉम कमजोर पड़ चुकी है। बिग मॉम, तुमसे नर्क में मिलेंगे। और ये देखकर स्मूदी हैरान हो जाती है और अपने सिबलिंग्स से कहती है कि बेजी को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना ये मामा को मार देगा। मदर, आखिर आप कहाँ चली गई? आपने मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया? और इसी के साथ बिग मॉम की 63 साल पुरानी यादें ताजा हो जाती है और यहाँ से ही बिग मॉम की बैक स्टोरी शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम 63 साल पहले एक कपल को देखते हैं। ये लोग न्यू वर्ल्ड के एक आइलैंड पर पहुँच जाते हैं, जिसका नाम एल्बाफ है, जिसे द कंट्री ऑफ द जायंट्स भी कहा जाता है। लिन लिन बेटा, अब प्लीज बाहर आ जाओ ना। जिसके बाद हम शार्लेट लिन लिन यानी कि बिग मॉम को देखते हैं, जो कि अभी सिर्फ 5 सालों की होती है। मदर, ये जगह कौन सी है? यहाँ पर हम क्या करने आए हैं? अरे बच्ची, पहले तुम नीचे तो आ जाओ, तुम खुद ही समझ जाओगी। ठीक है मॉम, मैं नीचे आती हूँ। और एक छलांग लगाकर नीचे कूद जाती है। बेटा, तुम्हारे फादर को यहाँ पास के ही एक आइलैंड पर थोड़ा सा काम है, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो क्या तुम तब तक हमारा यहाँ पर इंतजार कर सकती हो बच्ची? नहीं मॉम, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेटा, तुम्हारे बैग में जितने भी खाने का सामान है, तुम चाहो तो तब तक उन सभी को खा सकते हो। तो सच में? और इसके पेरेंट्स लिन को यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं और ये लोग यहाँ पर लिन को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए आ रखे थे। और इसकी मॉम रोने लगती है। भगवान, रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बच्चे ने शहर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है और ये हमारे बस की बात नहीं, हम उसके लिए बस इतना ही कर सकते थे। और इसके पेरेंट्स इसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर बेचारी लिन चुपचाप यहाँ पर बैठकर बस इनका इंतजार करती रहती है। अब लिन का सारा खाना खत्म हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी इसे लेने नहीं आता है। लिन का सारा खाना खत्म हो जाता है, इसी वजह से इसे बहुत तेज भूख भी लगने लगती है, बर्फ भी गिरने लगती है, लेकिन फिर भी बेचारी वहाँ से हिलती नहीं है।